बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 जून 2022 और आज के इस वीडियो में 3 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। हालांकि इस श्रृंखला के सारे वीडियो महत्वपूर्ण होते हैं, तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आप बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज के पिछले वीडियो के प्रश्न पे जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, ये प्रश्न था कि हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत को कितना पदक हासिल हुआ है। संबंधित सारी जानकारी यहां से हमने आपको दिया था और आपको बताया था कि भारत ने इस प्रतियोगिता में यानी कि ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कुल 33 पदक अपने नाम किया है और इस 33 पदक में कौन कौन से पदक शामिल थे, कंप्लीट जानकारी यहां से आपको दिया गया था। अब इसमें कितने स्वर्ण थे, कितने रजत थे, कितने कांस्य थे, ये सारी जानकारी आप पिछला वाला वीडियो को देखकर प्राप्त कर सकते हैं। एक जानकारी यहां पर आपको दे दूं कि इस सीरीज के जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं यानी करंट अफेयर्स के, इस संबंधित करंट अफेयर्स के PDF और जो नोट्स हमारे होते हैं वो सभी के सभी बीपीएससी मेकर ऐप से रेगुलर बेसिस पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली, मंथली और ईयरली यहाँ पर मैगजीन मिलता है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है 67वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए। उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखें, हमारे सारे मटेरियल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर ही उपलब्ध होता है। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें सही विकल्प की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5844.63 टन प्लास्टिक कचरा तंबाकू से बिहार में निकलता है। इस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई है। आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से 5844.63 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। इस रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया कि बिहार में हर साल सिगरेट से 35.02 टन और बीड़ी से 310.04 टन और धुआं रहित तंबाकू से 5492.07 टन और अन्य से मिलाकर कुल अगर हम बात करें तो 5844.63 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। यहाँ पर सिगरेट, बीड़ी और अन्य जो तंबाकू उत्पाद होते हैं, तंबाकू रहित उत्पाद होते हैं, वो संबंधित सभी को मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 5844.63 टन कह सकते हैं तंबाकू से प्लास्टिक कचरा यहाँ पर बिहार में निकलता है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई है। अभी हाल ही में कह सकते हैं 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। इससे संबंधित जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। रिवीजन पर्पज से यहाँ पर हमने इसे ऐड किया है कि इस वर्ष झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। कल वाले वीडियो में ये जानकारी हमने आपको दिया था। आपको बता दूं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या निर्धारित की है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है यानी कि टोबैको थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट, ये 2022 के लिए इसका थीम को निर्धारित किया गया है। तो संबंधित सभी चीजों को यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला होगा हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि हाल ही में बिहार के किस जिला न्यायालय में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर शिकायत दर्ज की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेगूसराय जिला न्यायालय में भी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर शिकायत दर्ज किया गया है। अब ये शिकायत दर्ज क्यों किया गया है, कुछ जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार के बेगूसराय में भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा DS इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नीरज कुमार निराला ने दर्ज किया है। दरअसल यहाँ पे मामला क्या है, इसे अगर हम शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करें तो यह मामला 30 लाख रुपए के बाउंस चेक से जुड़ा हुआ है, जिसे कि न्यू ग्लोबल प्रोड्यूस इंडिया लिमिटेड ने SK इंटरप्राइजेज को दिया था और इस कंपनी को दिग्गज विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी ने प्रमोट किया था। ये चेक बाउंस कर गया था, जिसको लेकर ये मामला दर्ज हुआ और यहाँ पर इसी को लेकर कह सकते हैं मुकदमा दायर किया गया है बेगूसराय जिला न्यायालय में, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी समेत कुल मिलाकर 8 लोगों पर मामला ये दर्ज हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेगूसराय जिला न्यायालय। महेंद्र सिंह धोनी की बात यह तो एक उपलब्धि इनके नाम बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में IPL के इतिहास की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग ने 4 बार IPL की ट्रॉफी अपने नाम किया है। वहीं पर सर्वाधिक बार की बात करें तो कुल मिलाकर 5 बार IPL ट्रॉफी को मुंबई इंडियंस ने जीता है। हम यहाँ पे क्रिकेट की चर्चा कर रहे हैं तो क्रिकेट से संबंधित आपको जानकारी दे दूं, क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है ये है ICC का पूरा नाम क्या होता है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ICC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
अब यहाँ पर इनके अतिरिक्त अगर हम कुछ और पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईसीसी का मोटो या फिर सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान में 106 देश आईसीसी के सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा जो आईसीसी की है अंग्रेजी, और वर्तमान चेयरमैन है इमरान ख्वाजा जो कि पाकिस्तान में है। अभी हाल ही में ये नियुक्त हुए हैं। और वर्तमान सीईओ है जॉफ एर्लाडिस और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखिए। किसी भी अगर हम संस्था की बात करें, चेयरमैन का जो पद होता है ये सर्वोच्च पद होता है। तो उसी प्रकार आईसीसी में जो चेयरमैन है ये है इमरान ख्वाजा, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं और ये पाकिस्तान से हैं। इतनी संबंधित जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि की कौन सी द्विपक्षीय वार्षिक या फिर कह सकते हैं द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18वीं द्विपक्षीय वार्षिक बैठक अभी हाल ही में ये आयोजित हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच नई दिल्ली में। आपको जानकारी यहाँ से दे दूं कि हाल ही में 30-31 मई 2022 को नई दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई और यह बैठक का 118वां संस्करण था। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट है जो आप यहाँ पर अगले पॉइंट में देखेंगे। आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियों जैसे कि सतलुज, ब्यास और रावी में मौजूद पानी का करीब कह सकते 3.3 करोड़ एकड़ फुट वार्षिक भारत को दिया जाता है। यानी कि सालाना तौर पर देखा जाए तो पानी का जो इतना हिस्सा है तकरीबन कुल मिलाकर हम बात करें तो केवल 20% हिस्सा भारत को ही दिया जाता है, जिसका उपयोग वह बिना किसी पाबंदी के कर सकता है। इस समझौता के तहत 80% जो जल का इस्तेमाल होता है ये पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। इनमें से 6 नदियों को लेकर समझौता हुआ है, जो कि यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। ये सिंधु जल समझौता के अंतर्गत 6 नदियां शामिल है जिसको लेकर समझौता हुआ। इनमें से 80% हिस्सा पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ से ध्यान रखें। और जो बैठक है ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है, एक बार यहाँ पर भारत में, दूसरी बार पाकिस्तान में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न के वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। आपको बता दूं कि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें 2020-21 की तो इसमें यह 80.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और इस प्रकार दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष भागीदार या फिर व्यापारिक भागीदार बनने के लिए चीन को पछाड़ दिया है। हालांकि यहाँ पे हम बात करें, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद ये तात्पर्य यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अब तक चीन था, लेकिन अभी हाल ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के आंकड़े आ जाने के बाद अब यहाँ से ये पूरी तरह से साफ है कि जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है, ये बना है अमेरिका। ये आंकड़े यहाँ से आप ध्यान रखिए, दोनों को आपको ध्यान रखना है। पिछला वित्तीय वर्ष में कितना था और इस वर्ष में यहाँ पर व्यापारिक भागीदारी के तौर पर यहाँ पर कितना डॉलर यहाँ पर कह सकते हैं निवेश हुआ था। इस संबंधित जानकारी को दोनों पॉइंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं पर बात करें अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन है, तो चीन है। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर यूएई है। सऊदी अरब चौथे स्थान पर है, इराक पांचवें, सिंगापुर छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो यहाँ से 1 से लेकर 6 नंबर तक का क्रम आपको ध्यान रखना है। हालांकि पहला, दूसरा और तीसरा ही एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना है। अगला होगा हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संजीत नार्वेकर, अर्थात यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अर्थात MIFF का 17वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अनुभवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और लेखक संजीत नार्वेकर को सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, इनका नाम ध्यान रखें, संजीत नार्वेकर, जो कि अभी हाल ही में 17वें संस्करण के कह सकते हैं विजेता के तौर पर इन्हें सम्मानित किया गया। अगले पॉइंट में यहाँ पे हम बात करें पुरस्कार स्वरूप की, तो पुरस्कार स्वरूप 10 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्वर्ण शंख दिया गया। 10 लाख रुपए यानी कि 1 मिलियन के बराबर हुआ, यहाँ से ध्यान रखिए। अगला होगा हमारा 6वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में दक्षिण कश्मीर के किस रेडियो जॉकी को यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया या फिर मिला है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उमर निसार अर्थात RJ उमर को भी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया यूनिसेफ के द्वारा, जिस सम्मान का नाम है प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार।
आपको बता दो कि दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार यानी कि आरजे निसार को या फिर आरजे उमर को मुंबई महाराष्ट्र में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। ये पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया, आपके एग्जाम में ये भी बन सकते हैं, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ से जानेंगे कि उमर को यानी कि उमर निसार को महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों का मुकाबला करने के उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो यहाँ से जानेंगे यूनिसेफ के द्वारा अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया। अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे बनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजेश गेरा, जो कि भी हाल ही में महानिदेशक के तौर पर यहाँ पर एनआईसी में शामिल हुए। हालांकि यहाँ से आपको ये देखना है, इससे पहले ये उप महानिदेशक थे एनआईसी के। आपको सम्मिलित जानकारी दे दूं कि हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात एनआईसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। हालांकि वे वर्तमान में एनआईसी के उप महानिदेशक हैं। ये जानकारी भी यहाँ से जाने का है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक संगठन है और इसकी स्थापना आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था और एनआईसी का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थापित है। ये सारी जानकारी यहाँ से जाने के इसका स्थापना कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसके महानिदेशक और उप महानिदेशक कौन है, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हाल की रिपोर्ट के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक किस राज्य में आंकी गई है। हालांकि कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार की शिशु मृत्यु दर 27 है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के आधार पर सबसे अधिक किस राज्य में मृत्यु दर आंकी गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर आप देखेंगे। आपको बता दूं कि सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने हाल ही में अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में नवजात शिशु का मृत्यु दर 28 है और यह ग्रामीण भारत में बात किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में तो यह 31 है, वहीं पे शहरों की बात किया जाए तो शहरों में 19 है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब इस मामले में मध्य प्रदेश 3 अंकों का सुधार किया गया है। मध्य प्रदेश में 3 अंकों का सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश इस मामले में टॉप पर है। देश भर में बात किया जाए राज्यों की श्रेणी में तो ये टॉप पर है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 43 है, हालांकि यह पहले 46 था, इसमें 3 अंकों का सुधार हुआ, अब यह 43 हुआ है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह 38 है और वहीं पे बिहार में बात करें तो यह 27 है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि शिशु मृत्यु दर आखिर होता क्या है। ये जानकारी हमने आपको पहले भी दिया था कि प्रति 1000 बच्चों का जो जन्म होता है उनमें से जितने बच्चे की मृत्यु होती है तो इसी मतलब कह सकते हैं एक संख्या को, इसी संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। 1000 बच्चों का जो जन्म होता है उनमें से जितनी बच्चों का मतलब कह सकते हैं मौत होता है, यही आंकड़े को या फिर इसी संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। बिहार की बात करें तो ये राष्ट्रीय औसत से कम है। आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि बिहार का जो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर शिशु मृत्यु दर है ये मतलब राष्ट्रीय औसत से कितना % कम है या फिर कितना कम है, कितना अंक कम है। तो आपको ध्यान रखना केवल और केवल 1 अंक कम है, लेकिन ये बिहार के दृष्टिकोण से वैसे अच्छी बात है कि यहाँ पर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है, ये और भी इसमें सुधार होने की संभावना है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी ध्यान रखिए कि वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो मंगल पांडे वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर स्वाति ढींगरा। आपको बता दूं कि हाल ही में डॉक्टर स्वाति ढींगरा बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारित समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया है। ये एक उपलब्धि हासिल हुआ है। आपको ध्यान रखना इनका नाम है डॉक्टर स्वाति ढींगरा, जिसे कि आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। वे माइकल सॉन्डर्स की जगह लेंगे जो कि अगस्त 2016 से इस सेवा में है, यानी कि इससे पहले माइकल सॉन्डर्स इस पद पर थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो इसकी स्थापना 27 जुलाई को हुई थी। इसके देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 27 जुलाई 1694 को हुआ था और बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर वर्तमान में एंड्रयू बेली। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। और फिर यहाँ पे अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है। दरअसल दुबई में इजराइल की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री ओरना बारवेबे और यूएई की अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो यहाँ से ये ध्यान कि इजराइल ने अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपना पहला व्यापार मुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
अब इस हस्ताक्षर के अंतर्गत यानी कि इस समझौता के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी, कैसे इसे मतलब कह सकते हैं इंप्लीमेंट किया जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस समझौते से माल और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी, निर्यात में वृद्धि और देश के बीच व्यापार के सभी उत्पादों में 90% से अधिक सीमा शुल्क छूट प्रदान करने की उम्मीद है। लगभग 90 से 95% यहाँ पर छूट इसमें दिया जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखें। इसी को लेकर भी हाल ही में समझौता हुआ और ये पहला मुक्त व्यापार समझौता था इजराइल का, जो कि अभी यूएई के साथ किया गया। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये 11वां प्रश्न है कि IBS से जोडो ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किस देश में किया गया? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कजाकिस्तान में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। ये 2 दिवसीय आयोजन था। आपको बता दूं कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में IBS जूडो ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया और ये 2 दिवसीय आयोजन था। और इस प्रतियोगिता में 70 किग्रा भार वर्ग में मुकेश रानी ने भारत को कांस्य पदक दिलाया। ये जानकारी यहाँ से जाने के आई होप कि आपको इस सीरीज से बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा होगा। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे 12वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जून को पूरे विश्व में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आप बता दो कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में माना जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा की गई थी और यह पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था। 2022 में इसका विषय क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस 2022 का विषय यानी कि थीम है जलवायु परिवर्तन संकट पर ध्यान आकर्षित करना और डेयरी क्षेत्र में इसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर इसका थीम निर्धारित किया गया है। तो ये संबंधित जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखें। अब चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो के प्रश्न पे जाने से पहले बता दूं कि जो लोग घर बैठे सरसरी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा देना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, सभी प्रश्नों का यहाँ पर समग्र विश्लेषण होगा जिसके माध्यम से आप तैयारी को बेहतर कर पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको PDF मिलेगा वो आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से इसका फायदा आप लोग जरूर उठाइए। हजारों लोग इसमें ज्वाइन है तो आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सटीक तरीके से कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। और इस यहाँ पर पैकेज के अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा जो कि आपको बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं का संमिश्रण प्रोवाइड करेगा जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और भी कई सारे मटेरियल हैं, कई सारे टॉपिक बेस्ड नोट्स है जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर इसमें भाग लीजिए। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? यानी कि करकटगढ़ जलप्रपात किस जिले से संबंधित है, सारी जानकारी हमने आपको दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इसे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।